Hello friends, hope you all are doing well at your end. This is Anurodh Ankit with another video under Theory of Consumer Behavior. This is part 2 of the video. Part 1 we had covered in our previous lecture. I hope this will help you in enhancing your knowledge in the subject. So let's start the video. फ्रेंड्स, हम लोग अपने लास्ट क्लास में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स इम्पैक्टिंग डिमांड का कॉन्सेप्ट लर्न किए थे, देन शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू, ये प्राइस है तो विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। हम लोग फैक्टर्स इम्पैक्टिंग डिमांड में ये चीज़ देखे थे कि जो हमारा डिमांड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होता है। बट मीन्स डिमांड को इंक्रीज करते हैं तो प्राइस क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जब डिमांड को डिक्रीज करते हैं तो प्राइस क्या होता है? इंक्रीज होता है। बट हाउ मच चेंज इज देयर, ये हम लोगों को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। इट इज PED, दैट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लास्ट क्लास में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लर्न किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So what is cross elasticity of demand? So cross elasticity means we measure the degree to which there is change in demand of product P1 with respect to change in price of product P2। means प्रोडक्ट P1 के डिमांड में कितना चेंज आता है कब? जब प्रोडक्ट P2 का प्राइस चेंज होता है। तो हम लोग ये देखे थे कि ये सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स, इस दोनों में क्या कॉन्सेप्ट था कि दूसरे प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने पे ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड जो होता है इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों में सब्स्टिट्यूट्स में और कॉम्प्लीमेंट में। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि ये पॉजिटिव होता है, मीन्स जब ओरिजिनल प्रोडक्ट के जब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो हमारा डिमांड होता है वो क्या होता है? वो भी इंक्रीज होता है। और कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या था कि जब सब कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट के प्राइस को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो डिमांड होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये हम लोग देखे थे। बट हाउ मच चेंज इज देयर, ये हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लर्न करेंगे। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? E12। जैसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे डिनोट करते थे? E11। इसका क्या मतलब था? 1 का क्या मतलब था? इलास्टिसिटी ऑफ
प्रोडक्ट P1, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट P1 विथ रिस्पेक्ट टू, ये वन का क्या मतलब था, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट P1 with respect to change in price of प्रोडक्ट P2। ये क्या है, वन प्रोडक्ट P1 मीन्स दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने पे ओरिजिनल प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट आता है और कितना इम्पैक्ट आता है, दैट वी विल लर्न अंडर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, E12। E12 का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q1 अपॉन Q1 बाई डेल्टा P1, सॉरी डेल्टा P2 अपॉन P2। So cross elasticity is defined as the degree of responsiveness of quantity demanded of X1 means Q1 with respect to change in price P2। ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू लर्न करते हैं। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। सब्स्टिट्यूट के कॉन्सेप्ट में क्या था कि एक मेरा प्रोडक्ट P1 था, प्रोडक्ट 1, और दूसरा प्रोडक्ट 2। ये मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ओरिजिनल, और ये मेरा सब्स्टिट्यूटेड। तो सब्स्टिट्यूट के कॉन्सेप्ट में क्या था कि प्रोडक्ट P2 के प्राइस को हम लोग चेंज कर रहे हैं, प्राइस को चेंज कर रहे हैं, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो डिमांड था वो भी चेंज होता था, बट पॉजिटिवली चेंज होता था। मीन्स प्राइस को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो डिमांड भी इंक्रीज होगा, और अगर प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं तो डिमांड भी डिक्रीज होगा। तो हम लोग सपोज करते हैं कि प्रोडक्ट P2 का इनिशियल प्राइस ₹50 इनिशियल, एंड प्रोडक्ट P1 का क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियल 10 यूनिट्स। तो जब हम लोग प्रोडक्ट P2 के प्राइस को इंक्रीज करते हैं, लेट्स से ₹75, दैट इज फाइनल। सो डिमांड, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगा। तो डिमांड लेट्स से 10 यूनिट से 12 यूनिट हो गया फाइनल। सो अब हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे E12। तो E12 क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज डेल्टा Q1 बाई Q1 अपॉन डेल्टा P2 बाई P2। सो हमारा डेल्टा Q1 क्या आएगा, 12 माइनस 10 अपॉन 10 बाई डेल्टा P2 क्या होगा, 75 माइनस 50 अपॉन 50
दैट इज इक्वल टू 2/10 अपॉन 25/50 मीन्स 2/10 इंटू 50 अपॉन 25 इक्वल टू 0.4। तो ये जो 0.4 आ रहा है ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स E12 क्या है, E12 पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ कि ये सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है। सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है तभी तो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने पे क्या होगा, डिमांड मेरा इंक्रीज होगा, और प्राइस के डिक्रीज होने पे क्या होगा, डिमांड मेरा डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ प्राइस रिड्यूस हो रहा है, डिमांड रिड्यूस हो रहा है, यहाँ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो ये मेरा साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। नाउ हम लोग कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के केस में भी क्या था, ये मेरा प्रोडक्ट 1, ये मेरा प्रोडक्ट 2। सो प्रोडक्ट 1 के प्राइस को जब हम लोग इंक्रीज कर रहे थे, प्रोडक्ट 2 के प्राइस को जब हम लोग इंक्रीज कर रहे थे, दैट इज ये हमारा कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट था और ये मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट था, ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट के प्राइस को जब हम लोग इंक्रीज कर रहे थे तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो डिमांड हो रहा था वो क्या, डिक्रीज हो रहा था। एंड जब कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट के प्राइस को हम लोग डिक्रीज कर रहे थे तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड हमारा इंक्रीज हो रहा था। तो सपोज क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ओरिजिनल प्रोडक्ट इनिशियली 40 यूनिट है एंड कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट का इनिशियल प्राइस लेट से 100 रुपीज़। ये इनिशियल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2 और ये इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्रोडक्ट 2 के प्राइस को 100 से 120 कर देते हैं। सो इन दिस केस डिमांड जो प्रोडक्ट 1 का होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेट से 36 यूनिट। नाउ वी विल कैलकुलेट E12। तो E12 क्या होगा, अगेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो डेल्टा Q1 अपॉन Q1 बाई डेल्टा P2 अपॉन P2। सो इन दिस केस डेल्टा Q1 क्या है, सो 36 इज आवर फाइनल माइनस 40 अपॉन 40 बाई डेल्टा P2 क्या है, तो 120 माइनस 100 अपॉन 100। So this is minus 4 upon 40 by 20 upon 100, that is minus 1 by 2। So ये साइन जो आ रहा है E12 का, यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव साइन आ रहा है। So what does it signifies, that it's a क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट। ये कॉम्प्लीमेंट है। क्यों साइन क्यों ऑपोजिट है, क्योंकि डेल्टा P2 को इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा Q1 क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डेल्टा P2 को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो डेल्टा Q1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये ऑपोजिट है, बट ऑपोजिट किस केस में होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट के केस में होता है। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
तो इलास्टिसिटी कर्व हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या होता है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इसका इलास्टिसिटी कर्व कैसा होगा? तो इसका इलास्टिसिटी कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे हमारा क्या होगा? एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड Q1 और प्राइस P2। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या हो रहा है? प्राइस जब हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? प्राइस डिक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग इलास्टिसिटी कर्व कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है। और ये सप्लीमेंट्री गुड्स का है, अपवर्ड स्लोपिंग। इसका नेचर क्या है? ये हमारा क्या है? सप्लीमेंट्री गुड्स का। इसका नेचर क्या है? इंक्रीज करने पे, प्राइस को इंक्रीज करने पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? इंक्रीज होगा। डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। और प्राइस को डिक्रीज करने पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है प्राइस P1 है, क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस P1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड QX है। प्राइस इंक्रीज कर दिए तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सप्लीमेंट्री गुड्स के केस में था, दैट इज सप्लीमेंट्री गुड्स मीन्स सब्स्टिट्यूट्स, इसको सब्स्टिट्यूट्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या था कि प्राइस जब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? डिक्रीज होता है। और प्राइस जब हम लोग डिक्रीज कर रहे होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? इंक्रीज होता है। सो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है। और ये ग्राफ जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और ये अपवर्ड स्लोपिंग। ये किसका है? तो ये सब्स्टिट्यूट्स का है। सो आई होप कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ आ गया। इलास्टिसिटी कर्व कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्लियर हो गया एंड इलास्टिसिटी कर्व सप्लीमेंट और सब्स्टिट्यूटेड गुड्स का क्लियर हो गया। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, सप्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स का अपवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये स्टार्ट करते हैं। अगेन इलास्टिसिटी मीन्स चेंज। तो नाम से अब क्लियर हो रहा है, जैसा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में था, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में था, सेम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी ऐसा ही है। इसमें भी क्या है? चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। जो कंज्यूम करने वाले हैं उनकी इनकम में चेंज होने पे डिमांड में क्या चेंज होता है, दैट वी विल रीड अंडर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फैक्टर्स इम्पैक्टिंग डिमांड में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउस होल्ड्स इनकम और कंज्यूमर इनकम। ये मैक्सिमम केस में एप्लीकेबल होता है 99% केस में, बट इन सम केस ये रिवर्स भी होता है। डिमांड इंक्रीज, हाउस होल्ड्स इनकम इंक्रीज होने पे सर्टेन प्रोडक्ट्स का डिमांड डिक्रीज होता है। तो कैसे, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या मेजर करेगा? तो
हाउ मच चेंज इज देयर, हाउ मच चेंज इज देयर। हम लोग को ये पहले से पता है कि चेंज तो होगा, बट हाउ मच चेंज इज देयर वी विल स्टडी अंडर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट कैसे करते हैं, E1M से, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स इनकम, that is percentage change in demand upon percentage change in price। E1 में E1M को का फॉर्मूला क्या होता है, सो E1M का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन Q1 बाई डेल्टा M अपॉन M। सो डेल्टा Q बाई Q1 क्या है, रिलेटिव चेंज इन डिमांड, एंड डेल्टा M रिलेटिव चेंज इन इनकम। सो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सपोज किसी पर्सन का इनकम जो है, पर्सन का इनकम इनिशियल 2000 एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इनकम जो है वो 2000 एंड क्वांटिटी डिमांडेड 20 यूनिट। नाउ इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 2000 से 3000 हो जा रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, इंक्रीज होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 40 यूनिट हो जा रहा है। सो E1M क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो परसेंटेज चेंज डिमांड में कितना है, परसेंटेज चेंज डिमांड में कितना है, तो डिमांड 20 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो 20 आउट ऑफ 20 मीन्स 100% इंक्रीज हो रहा है, 100% अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम कितना इंक्रीज हो रहा है, 1000 इंक्रीज हो रहा है, आउट ऑफ 2000 मीन्स 50%, मीन्स E1M इज प्लस E1M इज +2। ये प्लस क्या सिग्निफाई कर रहा है, इट्स पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, IED, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। IED का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो IED का पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू दैट इज IED बिटवीन 0 and 1, IED equal 1, IED is greater than 1। IED का निगेटिव वैल्यू हो सकता है, और IED का वैल्यू 0 हो सकता है। सो हम लोग 1 बाई 1 देखते हैं। पहले हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू जब आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। दैट इज, इसमें पहला केस क्या होता है, IED ग्रेटर देन 1। IED ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, इफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड is greater
देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तभी तो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ग्रेटर देन 1 होने के लिए क्या होगा, ये डिमांड ज़्यादा होना चाहिए इनकम से, परसेंटेज चेंज जो डिमांड में होगा वो ज़्यादा होना चाहिए इनकम से। तो इस केस में हम लोग ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ पॉजिटिव स्लोप होगा, निगेटिव स्लोप होगा। पॉजिटिव स्लोप होगा क्योंकि इनकम इंक्रीज होने पे क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इनकम डिक्रीज होने पे क्या हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ पॉजिटिव स्लोप होगा। तो ये ग्राफ जो है ये इस तरीके का ग्राफ होगा आईईडी ग्रेटर देन 1 के केस में। इट मीन्स जब मेरा इनकम ये है तो मेरा डिमांड क्या है, जब मेरा इनकम ये रहा तो मेरा डिमांड क्या है, ये है। मीन्स ये मेरा Q1 है, ये Q2 है, और मेरा इनकम M1 एंड M2। सो ये चेंज इन इनकम डेल्टा M एंड चेंज इन डिमांड डेल्टा Q। तो इस केस में हम लोगों को दिख रहा है कि डेल्टा Q इज ग्रेटर देन डेल्टा M, दैट्स वाई आईईडी इज ग्रेटर देन 1। और ये किस प्रोडक्ट्स के लिए होता है, तो ये सुपीरियर प्रोडक्ट्स के केस में होता है। सुपीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स का क्या मतलब होता है कि जब आपका इनकम थोड़ा इंक्रीज होता है तो आपका डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होता है। दैट इज सपोज कि इनकम rises by 3%, so demand increases by 5%। तो ये सुपीरियर गुड्स के केस में होता है। ओके, सुपीरियर गुड्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो सुपीरियर गुड्स को हम लोग लग्जरी गुड्स के नाम से भी जानते हैं, लग्जरी गुड्स सच एज टेलीविजन, कार एक्सेट्रा। सो आईईडी ग्रेटर देन हम लोग देख लिए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, आईईडी इक्वल्स 1। ये कब होगा, जब डेल्टा M इज इक्वल टू डेल्टा Q। तो हम लोग पहले इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, 45 डिग्री का एंगल। ये मेरा इनकम है तो डिमांड मेरा ये है, मेरा इनकम अगर ये है तो डिमांड Q1, ये Q2, ये M1 और ये M2। तो ये मेरा हो गया डेल्टा M और ये मेरा हो गया डेल्टा Q। तो यहाँ दिख रहा है डेल्टा M इज इक्वल टू डेल्टा Q, दैट्स वाई आईईडी इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज बाई 3%, इनकम इंक्रीज बाई 3%, तो डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज बाई 3%। अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में थर्ड केस क्या होता है, व्हेन आईईडी इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ये केस कब होगा, व्हेन डेल्टा M इज ग्रेटर देन डेल्टा Q। इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं पहले। ग्राफ इस केस में भी क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप। ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, जो हमारा ये हमारा Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। ये डेल्टा M चेंज इन इनकम, डेल्टा Q चेंज इन डिमांड।
तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि डेल्टा क्यू इज लेस दैन डेल्टा एम, और वी कैन से दैट डेल्टा एम इज ग्रेटर दैन डेल्टा क्यू। ये किस केस में होता है? तो इन्फीरियर गुड्स, सॉरी, ये नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। नॉर्मल गुड्स का एग्जांपल क्या क्या होता है? तो फ्यूल, और वी कैन से इसमें और क्या एग्जांपल हो सकता है नॉर्मल गुड्स में? मेडिसिन। इसका क्या मतलब है कि व्हेन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर का इनकम जब इंक्रीज होता है 5% से, तो डिमांड इंक्रीजेज बाय लेस देन 5%, वी कैन से दैट 3% से इंक्रीज हुआ। तो ये नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि इनकम जब इंक्रीज होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट का डिमांड उतना इंक्रीज हो या उससे ज़्यादा इंक्रीज हो। जैसे फ्यूल कंजम्पशन, अगर प्रीवियसली इनकम इंक्रीज होने से पहले अगर कोई 50 लीटर्स यूज़ कर रहा था, तो इनकम इंक्रीज होने के बाद हो सकता है वो 55 लीटर यूज़ करे। मेडिसिन, अब ऐसा तो नहीं है ना कि इनकम आपका ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो मेडिसिन भी आप उस प्रोपोर्शन में लेना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। सो ये सब नॉर्मल केस गुड्स के केस में होता है कि हमारा इनकम ज़्यादा, परसेंटेज चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सो ये था हमारा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। नाउ निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी के केस में क्या होता है कि जब हमारा इनकम इंक्रीज होता है तो हमारा डिमांड डिक्रीज होता है। इसको हम लोग पहले ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। ये है मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, दैट इज, ये हमारा क्वांटिटी डिमांड और ये हमारा इनकम। सपोज इनकम जब M1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड, इनकम M1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1। अब इनकम M2 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड Q2। क्या हो रहा है? इनकम इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकम इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस केस में होता है? ये इन्फीरियर गुड्स के केस में होता है। सपोज इन्फीरियर गुड्स का क्या मतलब होता है? तो ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, मीन्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सपोज किसी पर्सन का इनकम इंक्रीज हो गया तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करना शुरू करेगा, व्हीकल यूज करना शुरू करेगा। तो इन दैट केस क्या हो रहा है? इनकम इंक्रीज होने पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो डिमांड था वो क्या हो रहा है? हमारा डिक्रीज हो रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो सपोज कोई पर्सन है जो बिफोर इंक्रीज और राइज इन इनकम ही इज हैविंग राइस वर्थ ऑफ ₹50 kg, 50 पर kg। नाउ हिज इनकम इज इंक्रीज, सो उसका जो राइस का कंजम्पशन है 50 पर केजी वाला, उसको वो रिड्यूस कर देगा और 80 रुपीज़ पर केजी राइस वो खरीदना स्टार्ट करेगा। तो क्या हो रहा है? इनकम इंक्रीज होने से रिडक्शन हो रहा है इस प्रोडक्ट का। तो वैसे प्रोडक्ट्स को हम लोग कहते हैं इन्फीरियर गुड्स, मीन्स उस प्रोडक्ट का डिमांड हमारा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। हम लोगों का थर्ड केस क्या होता है? जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो
इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी कब होगा, इसका क्या मतलब है, when there is no change in demand means delta q is equal to 0, when still there is change in income but there is no change in demand, that is zero income elasticity, yes. E1m is 0। इसमें हम लोग ग्राफ देखते हैं, तो ये हमारा डिमांड है और ये हमारा इनकम है। तो इस केस में क्या हो रहा है, डिमांड हमारा कांस्टेंट है, सपोज ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, एंड इनकम सपोज 100 रुपीज़, इनकम 200, इनकम 300। तो हम लोग देख रहे हैं इनकम 100 से 200, 200 से 300, बट डिमांड क्या है, स्टिल 5 यूनिट, स्टिल 5 यूनिट, स्टिल 5 यूनिट। तो डिमांड हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, इट इज नोन एज जीरो इनकम इलास्टिसिटी। और ये किस केस में होता है, तो बेसिक गुड्स के केस में होता है, सच एज सॉल्ट। इनकम चेंज होने पे ऐसा तो नहीं कि सॉल्ट का कंजम्पशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जितना हम सॉल्ट कंज्यूम करते हैं उतना ही करेंगे, इनकम या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। किरोसिन, तो ये सब बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो इनकम पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। सो हम लोग क्रॉस इनकम इलास्टिसिटी, सॉरी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों कवर कर चुके हैं। नाउ हम लोग कॉन्सेप्ट नोट्स के हेल्प से भी कवर करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा कुछ कॉन्सेप्ट्स बच गया तो वी विल कवर इट थ्रू आवर नोट्स। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी हम लोग देखे थे क्या होता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स वी मेजर द डिग्री टू विच देयर इज चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट P1 विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट P2 विच इज इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये तो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ये सब्सटीट्यूट भी हो सकता है। सो सपोज वी हैव मिल्क एज ए प्रोडक्ट 1 एंड पाउडर्ड मिल्क एज प्रोडक्ट 2, तो इन द जो हम लोग सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट का जो हम लोग केस देखे थे। So cross elasticity is defined as a degree of responsiveness of the quantity demanded of X1 with respect to change in price P2, means E12। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, E12 से। E12 is delta Q1 upon Q1 upon delta P2 upon P2। The sign of cross elasticity will indicate the nature of relationship between commodities। अगर साइन पॉजिटिव होता है तो नेचर क्या है, सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट का है, और अगर साइन निगेटिव है तो नेचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का है। If E12 is positive, it would imply that X1 is a substitute of X2. On the other hand, if E12 is negative, X would be a complement of X2. और अगर if E12 is 0, then X1 and X2 are independent. तो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मीन्स बोथ आर इंडिपेंडेंट। इलास्टिसिटी कर्व फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इलास्टिसिटी कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और सप्लीमेंट्री गुड्स मीन्स सब्सटीट्यूट, तो इस केस में जो हमारा इलास्टिसिटी कर्व क्या होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। मीन्स प्राइस के इंक्रीज होने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड प्राइस के डिक्रीज होने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है डिमांड। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल कवर करते हैं। सपोज क्या दे रखा है, if cross elasticity of demand for X is 2.5 in terms of price of Y, each commodity acts as substitute or complement of commodity Y, ऐसा क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी 2.5 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है सबसे पहले हम लोग बता सकते हैं कि ये सब्सटीट्यूट है। सो हेयर X is a substitute of commodity Y because it is positive. Now second question, price of Y
ये दे रखा है 8765,432 एंड डिमांड फॉर वाई 40 यूनिट्स, 56 यूनिट, 62 यूनिट, 67 यूनिट, 70 यूनिट्स एंड 72 यूनिट. For the following demand schedule, find cross elasticity of demand for good X when price of Y falls from 5 to 4. जब प्राइस Y का 5 से 4 हो जा रहा है, so comment on the nature of the good. तो गुड्स के नेचर पे कमेंट भी करना है और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड भी करना है. तो ये काफ़ी सिंपल है. चेंज इन डिमांड क्या है? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल. सॉरी ये क्या है? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल. क्यू फाइनल क्या है हमारा? तो क्यू फाइनल 5 से 4 हो रहा है, तो 70 क्यू फाइनल हो गया 70 यूनिट्स और क्यू इनिशियल क्या है 67 यूनिट्स. तो हमारा डेल्टा क्यू क्या हो गया? +3. अब चेंज इन प्राइस देखते हैं. पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. तो प्राइस जो फाइनल है वो 4 है और इनिशियल है 5 है. तो ये डेल्टा पी क्या हो गया? निगेटिव हो गया. 4 - 5 दैट इज -1. तो E1 टू ईच 3/67/-1/5. जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? -0.22. तो माइनस क्या है पे इंडिकेट कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट है. और 0.22 मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है. हाउ मच चेंज इज देयर. ओके, सो ये हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है. नाउ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हम लोग देखे हैं. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? So the concept of income elasticity of demand for good X1 to be denoted by E1M is defined as the degree of responsiveness of the quantity demanded of X1 with respect to change in consumers income. Means consumers income के change होने पे how much change is there in the demand for goods, that is income elasticity of demand. तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? E1M को डेल्टा Q अपॉन Q1 अपॉन डेल्टा M अपॉन M. इसको हम लोग एंजल्स कर्व के नाम से भी जानते हैं. सच ए रिलेशनशिप डिफाइंस एन एंजल कर्व फॉर गुड्स X1. डेल्टा Q अपॉन Q1 क्या है? रिलेटिव चेंज इन डिमांड फॉर X1. डेल्टा M अपॉन M क्या है? रिलेटिव चेंज इन मनी इनकम. ये एग्जाम्पल हम लोग पहले ही देख चुके हैं. Now types of value it can have. Positive value when IED is greater than 1 or IED is equal to 1 and IED is between 0 and 1. Negative value IED is less than 0 and 0 income elasticity when IED is equal to 0. So positive income elasticity. Positive income elasticity, it means if there is a direct relationship between income of the consumer and demand for the commodity. जब relationship क्या होगा? डायरेक्ट होगा. मीन्स इंक्रीज होने पे कंज्यूमर का जब इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा. और कंज्यूमर का जब इनकम डिक्रीज होता है तो क्या होगा? डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा. देन इनकम इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव. दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद द राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा. इट इज सेड टू बी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी. सो IED is greater than 1, that is superior goods. If the percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in income of the consumer, it is said to be income greater than unity. For instance, if the consumer income rises by 5%, the demand increases by 8%. ये superior goods के केस में कौन कौन सा गुड्स आता है? लग्जरी गुड्स सच एज टेलीविजन, कार्स एक्सेट्रा. तो ये हम लोग ग्राफ देखे थे. दैट इज ये हमारा y और ये हमारा y डैश. मीन्स ये इनिशियल इनकम, ये फाइनल इनकम. ये इनिशियल डिमांड, ये फाइनल डिमांड. तो चेंज इन डिमांड हमारा ग्रेटर है चेंज इन इनकम से. दैट इज IED इज ग्रेटर देन 1. हमारे सेकंड क्या था? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी. मीन्स IED इज इक्वल टू 1. IED 1 है. इसका क्या मतलब है?
मीन्स व्हेन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और डेल्टा एम, दोनों एक ही बात है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम राइज बाई 5%, द क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो राइज बाई 5%. दैट इज आवर इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी. एंड थर्ड केस हमारा जो था वो क्या था, इनकम इलास्टिसिटी बिटवीन 0 एंड 1. तो 0 एंड 1 जब इनकम इलास्टिसिटी मीन्स इनकम इलास्टिसिटी इज ईदर ग्रेटर देन 0 और इज लेस देन 1. सो ये किस केस में होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में होता है. दैट इज डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम राइज बाय 5% एंड द डिमांड राइजेज बाय 3%. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल गुड्स सच एज मेडिसिन एंड फ्यूल्स. मेडिसिन के केस में लोग देखे थे कि ऐसा नहीं होता है, इनकम ज़्यादा इंक्रीज होता है तो हम लोग ज़्यादा मेडिसिन कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं. ऐसा नहीं होता है. दैट इज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ये हमारा वाई है, ये वाई डैश है, ये हमारा क्यू है, ये क्यू डैश है. तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा क्यू इज लेस देन डेल्टा वाई. देन निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी किस केस में होता है, इन्फीरियर गुड्स के केस में होता है. तो इन्फीरियर गुड्स का हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे कि इफ देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी, देन इनकम इलास्टिसिटी विल बी निगेटिव. दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेज विथ राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा. मीन्स जब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और जब ये किस केस में हो रहा है, तो ये इन्फीरियर गुड्स के केस में हो रहा है. इफ़ द कंज्यूमर इनकम राइजेज देन यू माइट स्टार्ट टेकिंग अ कैब इंस्टीड ऑफ ऑप्टिंग फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, इस केस में इन्फीरियर गुड्स है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो डिमांड हो रहा है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है. कब, जब पर्सन का इनकम इंक्रीज हो रहा है. तो ये इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी मीन्स इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो. If the quantity demanded for a commodity remains constant without any rise or fall in income of the consumer, then it is said to be zero income elasticity of the demand. For example, in case of basic necessary goods such as salt, kerosene, etc., there is zero income elasticity of demand. तो इस केस में क्या हो रहा है, डिमांड हमारा कांस्टेंट है, दैट इज इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. जब हमारा इनकम वाई है, जब हमारा इनकम डिक्रीज हो रहा है तब भी डिमांड कांस्टेंट है, जब हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है तब भी डिमांड कांस्टेंट है. तो इस केस में क्या है, डिमांड कांस्टेंट है, मीन्स देयर इज नो चेंज इन डिमांड. दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो. डेल्टा क्यू जीरो है तो आईईडी क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया. दैट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी. सो आज हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस दोनों के कॉन्सेप्ट को लर्न किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे. आप लोग नोट्स को अच्छे से कवर करना, बिकॉज दिस नोट्स विल हेल्प यू इन रिवीजन. सो फ्रेंड्स, that's all for today. Hope you enjoyed today's lecture. We'll see you all in my next video. Till then, stay happy and healthy. And friends, please do like, subscribe and share this channel. Thank you.